एजुकेलरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 32। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिएगा आपके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 33 ये किस टॉपिक को कवर करता है। इस सवाल में हमको पुनर्मूल्यांकन खाता, रोकड़ खाता और तुलन पत्र बनाने को कह रहा है। तो ये टॉपिक जो है वो पुनर्मूल्यांकन खाता का है। तो आइए हम सवाल देखते हैं। देखिएगा, नीचे दिया गया तुलन पत्र, नीचे दिया गया तुलन पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है। तीन साझेदार हैं, तीन पुराने साझेदार हैं, अरुण, बबलू और चेतन। उनका व्यापार जब उन लोग चला रहे हैं तो उसका चिट्ठा दिया हुआ है, ठीक ना। लिखा है जो क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। इनका अनुपात बताया हुआ 6-5-3। तीन साझेदार, इनका अनुपात 6-5-3। आगे आपको दायित्व इधर बताया हुआ है और संपत्तियां बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप दायित्व, लेनदार, देवी पत्र, पूंजी, भूमि भवन, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार और रोकड़। दोनों तरफ का जोड़ योग हमारा आता है 55,000 55,000। आगे देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है वे दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार आ रहा है दीपक, और उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/8 भाग दिया जाएगा। अब कुछ शर्तें दी हुई हैं। क्या दिया है? पहला, दीपक 4,200 रुपये ख्याति और 7,000 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा, ठीक है। तो दीपक क्या कर रहा है? 4,200 रुपये ख्याति का ला रहा है और 7,000 रुपये पूंजी का ला रहा है। फर्नीचर में 12% की दर से कमी आई, ठीक है। फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उसके मूल्य में 12% की कमी आ गई। हानि हो रही है, हमारे संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि किधर लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड में। संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, पुनर्मूल्यांकन के खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा जितने की कमी हो रही है। अभी हम सवाल हल देखेंगे इसका। फिर लिखा है स्टॉक में 10% की दर से कमी आएगी। स्टॉक के मूल्य में भी कमी आ रही है, हमारे स्टॉक के मूल्य में भी कमी आ रही है, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, ये भी हमारे लिए हानि है, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड में जाएगा। आगे सवाल लिखता है 5% की दर से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान बनाया जाएगा। 5% की दर से देनदारों पर संदिग्ध ऋण प्रावधान बनाना है, ये भी हानि है, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड। उसके बाद लिखा है भूमि और भवन में 31,000 तक, यहाँ पर तक होगा, 31,000 तक रुपए की वृद्धि होगी। मतलब कि भूमि और भवन का अब मूल्य कितना हो जाएगा? 31,000 रुपये हो जाएगा। 31,000 तक वृद्धि होगी। मतलब कि आप देखेंगे पहले आप चिट्ठे में, जो इनका व्यापार का चिट्ठा है उसमें भूमि और भवन कितने का दिखा रहा है? भूमि और भवन 24,000 का दिखा रहा है। अब मूल्य कितना हो जाएगा? वो बढ़कर 31,000 हो जाएगा। मतलब 7,000 की वृद्धि, 7,000 का लाभ। ये 7,000 का लाभ जो है वो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड में जाएगा। पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होता है वो क्रेडिट साइड जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते के, और पुनर्मूल्यांकन से जो हानि होती है वो डेबिट साइड जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता के। तो ये लाभ है पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में जाएगा। फिर आगे लिखा है समस्त समायोजनों के पश्चात, मतलब ये समायोजन जो पुनर्मूल्यांकन, लाभ, हानि, सब चीज जोड़ने या घटाने के बाद आगे बोलता है समस्त समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को जो पुराने अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे दीपक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाएगा। मतलब कि सभी समायोजन करने के पश्चात इनकी पूंजी जो है वो लाभ विभाजन अनुपात में किया जाएगा।
समायोजित किया जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में। तो हम जो टॉपिक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, पूंजी का समायोजन। तो इसमें भी यहाँ पर इसमें भी वो टॉपिक आता है पूंजी का समायोजन। पिछला वीडियो जो आपने पिछला जो वीडियो देखा उसमें हमने पूंजी का समायोजन के सवाल को हल किया है। तो इस टॉपिक में इस सवाल में भी पूंजी का समायोजन आ रहा है, तो हम पूंजी का समायोजन देखेंगे। फिर आगे लिखता है, अर्थात पुराने साझेदारों द्वारा वास्तविक धनराशि लेकर आना अथवा आहरण जैसी भी स्थिति हो। मतलब कि जब पूंजी का समायोजित करेंगे इनका, तो हो सकता है किसी की पूंजी कम हो, किसी की पूंजी ज़्यादा हो, तो किसी की पूंजी ज़्यादा हो जाएगी तो वो राशि लेकर चला जाएगा, और किसी की पूंजी अगर कम होगी तो वो राशि लेकर आएगा। वही कहना चाह रहा है, अर्थात पुराने साझेदारों द्वारा वास्तविक धनराशि लेकर आना अथवा आहरण जैसी भी स्थिति हो। ठीक, आगे बोलता है रोकड़ खाता। क्या कीजिए आप, रोकड़ खाता लाभ व हानि समायोजन खाता, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ व हानि समायोजन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते को हम लाभ व समायोजन हानि खाता, समायोजन खाता भी बोलते हैं। लाभ व हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता, और नई फर्म का प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करें। हमको 3 चीज बनाने बोल रहा है, रोकड़ खाता फॉर्मेट खींचेंगे इसका, पुनर्मूल्यांकन खाता इसका फॉर्मेट खींचेंगे, और चिट्ठा जो तुलन पत्र है उसका फॉर्मेट खींचेंगे। तो हमने सवाल पढ़ा, सवाल को एक बार रिकॉल करेंगे। 3 साझेदार, सवाल को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। 3 साझेदार, ठीक है, 3 साझेदार अरुण, बबलू और चेतन, इनका अनुपात 6:5:3 का है। इनकी दायित्व बताया हुआ और संपत्तियां बताई हुई हैं। फिर उसके बाद दीपक 1/8 भाग के लिए नया साझेदार आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 4,200 रुपये ख्याति का और 7,000 रुपये पूंजी का ला रहा है। फर्नीचर का मूल्य 12% से कमी हो रही है। स्टॉक के मूल्य में 10% से कमी हो रही है। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% से प्रावधान बनाया जाएगा। भूमि और भवन का मूल्य अब 31,000 तक हो जाएगा, उसका मूल्य 24,000 से बढ़कर 31,000 हो जाएगा। समस्त समायोजन के पश्चात इनका पूंजी जो है वो लाभ विभाजन अनुपात में रखना है। ठीक है, तो हमने सवाल को देखा, आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप देखेंगे कि आपको सवाल क्या क्या बनाने को कह रहा है। प्रश्न आपको क्या क्या बनाने को कह रहा है, तो जो जो बनाने को कह रहा है उसका फॉर्मेट हम खींचेंगे। तो आप देखेंगे ये मैंने इसको बनाया हुआ है यहाँ पास, ये हमारा मेन टॉपिक जो हमको जो बनाने बोल रहा है वो हम खींचेंगे इधर, और इधर मैंने रफ वर्क किया है। ठीक है, तो देखिएगा हमको क्या क्या बनाने को कह रहा है। सवाल आपको रोकड़ खाता बनाने बोल रहा है, रोकड़ खाते का फॉर्मेट खींचेंगे। इसका कैसे फॉर्मेट होता है, दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, ये हमारा क्रेडिट पक्ष है, जमा पक्ष, और ये हमारा डेबिट पक्ष है, नाम पक्ष। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा डेबिट पक्ष नाम पक्ष है, और ये हमारा जमा पक्ष है। उसी तरह हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने बोल रहा है सवाल। पुनर्मूल्यांकन खाता का फॉर्मेट खींचेंगे, विवरण राशि, विवरण राशि, ये हमारा क्रेडिट पक्ष है, जमा, और ये हमारा डेबिट पक्ष है, नाम। अब उसी तरह हमको सवाल आगे बोलता है तुलन पत्र, नया चिट्ठा बनाने के, इसका भी फॉर्मेट खींच लेंगे। दायित्व राशि, संपत्तियां राशि, तो तीनों चीज हमको बनाने बोला था। हम मेन जब भी आप सवाल करें, जो भी चीज आपको बनाने बोलता है तो पहले उसका फॉर्मेट खींच लें। ठीक, और क्या है कि जब इन तीनों को आप बनाएंगे तो क्या होगा, तुलन पत्र में आपको इनका जिस दिनांक पर नया साझेदार आ रहा है उस दिनांक पर आपको इनकी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो पूंजी किससे निकलेगा, इनका अंतिम पूंजी किससे निकलेगा, वो पूंजी खाते से निकलेगा जिस दिनांक पर नया साझेदार प्रवेश कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रफ में पूंजी खाता बनाना होगा, क्योंकि इसी से हम इनकी अंतिम पूंजी निकाल पाएंगे। अगर इसको नहीं बनाएंगे तो फिर हमको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रफ में वर्किंग नोट में एक पूंजी खाता भी खींच लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों का फॉर्मेट खींचा। ठीक है, और एक पूंजी खाता रफ में खींच लिया, और नीचे हम यहाँ पर वर्किंग नोट भी करेंगे। तो हमने सवाल पूरा देखा। अब देखते हैं इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो क्या करना होता है, आपको सवाल को शुरू से पढ़ते जाना होता है, और जहां जहां जो चीजें लिखाएंगी वहां वहां उसको लिखते जाना है। तो ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये हमारा सवाल है, प्रश्न है। अब इसको पढ़ेंगे और जहां जहां जाएगा वहां वहां लिखते जाएंगे। तो देखेंगे क्या लिखा है, नीचे दिया गया तुलन पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है, जो 6:5:3 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लिया हमने। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जब हम नया अनुपात निकालेंगे तब इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम नया अनुपात नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे पहुंचेंगे 1/8 में
तो हम यहाँ पर नया अनुपात निकालने लगेंगे, नया अनुपात भी निकालेंगे और साथ में त्याग अनुपात भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे त्याग अनुपात? क्योंकि ये जो ख्याति है उसको त्याग अनुपात में बांटकर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नया अनुपात भी, यहाँ पर जैसे पूछेंगे नया अनुपात निकालेंगे और त्याग अनुपात भी, तो यहाँ भी छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ से हम चालू करते हैं, देखिएगा लेनदार कहाँ जाएगा, आपका जो चिट्ठा जो नया बना रहा है उसमें जाएगा। ठीक है, लेनदार आपका दिखा रहा है कितने का, लेनदार आपका दिखा रहा है 9,000 का, तो हम लेनदार को 9,000 से वहां दिखाएंगे जो नया चिट्ठा बना रहे हैं। तो लिखते हैं लेनदार, यहाँ पर हम ये जो नया आप प्रारंभिक चिट्ठा बना रहे हैं, जब जिस दिनांक पर नया साझेदार आता है उसी दिनांक पर ये चिट्ठा बन रहा है, इसको हम प्रारंभिक चिट्ठा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार, अमाउंट हमारा बता रहा है 9,000 रुपये, अभी 9,000 रुपये को अंदर ही लिखते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है कि समायोजन कुछ दे दे। ठीक है, तो हमने लिख दिया लेनदार। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है देवी पत्र। देखेंगे आप देवी पत्र 3,000 का दिखा रहा है, ये भी हमारा दायित्व है, दायित्व पक्ष में इसको जाकर लिख देंगे देवी पत्र, दे विपत्र, अमाउंट कितना बताया 3,000 रुपये, इसको भी अभी अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद बोलता है पूंजी, तो अब इस पूंजी को आप कहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपने पूंजी खाता ओपन किया है, चालू किया हुआ है, आपने पूंजी का फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो पूंजी यहाँ ना लिखकर, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पूंजी लिखाएगी, अभी पूंजी को हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन करना है, समायोजन करना है। तो यहाँ पर पूंजी लिखते हैं शेष, क्योंकि पूंजी हमेशा डेबिट क्रेडिट होकर चालू की जाती है, हमेशा क्रेडिट शेष बताती है अगर आपके पास पूंजी है तो। शेष लाया गया, क्रेडिट शेष है। ठीक है, पूंजी बता रहे हैं हम, तो पूंजी कितना है 19,000, 16,000 और 8,000 लिख देंगे। 19,000, 16,000, बबलू का 16,000 और चेतन का 8,000 रुपये हमने लिख दिया पूंजी का। ठीक है, तो आप देखेंगे जहां जहां हम पढ़ते जा रहे हैं वहां वहां लिखते जा रहे हैं। अब उसके बाद पूंजी हो गया, लेनदार हो गया, देवी पत्र हो गया, पूंजी हो गया, सभी चीज हमने लिख दिया। अब उसके बाद भूमि व भवन संपत्ति पक्ष अब जाते हैं, ये पक्ष हमने पूरा लिख दिया। अब ये संपत्ति पक्ष को लिखेंगे। ठीक है, तो भूमि और भवन कहाँ जाएगा, हमारे संपत्ति में जाएगा। ठीक है, इनका कोई अलग से खाता, भूमि खाता नहीं खोला हमने, पूंजी खाता अलग से खोला था, इसलिए हमने इसको पूंजी को वहां जाकर लिखा। भूमि का कोई खाता हम नहीं खोले, तो भूमि और भवन कहाँ जाएगा, चिट्ठे में जाएगा, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में जाएगा, लिख देंगे भूमि और भवन, भूमि व भवन। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट आप देखेंगे 24,000 रुपये, 24,000, 24,000 रुपये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आगे दिया फर्नीचर्स, ये भी हमारी संपत्ति है, संपत्ति पक्ष में लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट हमारा 3,500 रुपये। फिर उसके बाद लिखा है स्टॉक, स्टॉक कितना दिखा रहा है 14,000 रुपये, ये भी हमारी संपत्ति है, संपत्ति पक्ष में इसको भी लिखेंगे स्टॉक 14,000 रुपये। ठीक है, स्टॉक हमारा हो गया 14,000 रुपये। उसके बाद आगे आते हैं, लिखा है देनदार, ये भी हमारी संपत्ति है, इसको भी संपत्ति के रूप में लिखेंगे देनदार, कितना दिया है अमाउंट 14,000 रुपये लिख दिया हमने, 12,600, गलती से 14,000 हो गया, सॉरी इसके लिए, 12,600 देनदार हमारे, 12,600, 14,000 के स्टॉक थे। ठीक है, 12,600 हमारा देनदार हो गया। फिर नीचे लिखता है रोकड़, अब आप देखेंगे रोकड़, यहाँ पर हमने एक रोकड़ खाता खोला हुआ है, क्योंकि आपको सवाल में बोल रहा है कि रोकड़ खाता बनाना है, तो रोकड़ खाता हमने खोल के रखा हुआ है, तो इसको जाकर रोकड़ खाते में लिखेंगे। अभी यहाँ पर संपत्ति पक्ष में इसको नहीं लिखेंगे, बाद में जो भी उसका एडजस्टमेंट होगा, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ उठकर आएगा। तो रोकड़, हमने एक रोकड़ खाता बनाया हुआ है, रोकड़ खाते में जाएंगे। और रोकड़, अगर आपके पास पैसा है, व्यापार के पास यदि पैसा है हाथ में, तो रोकड़ क्या होता है, डेबिट शेष बताता है, हमारे हाथ में है तो वो डेबिट शेष है। ठीक है, अगर हम ओवरड्राफ्ट जा रहे हैं, अगर ऋण में जा रहे हैं, तब हमारा क्रेडिट शेष बताएगा। तो ये यहाँ पर संपत्ति है, यानी कि डेबिट शेष है, तो यहाँ लिखेंगे शेष, शेष लाया गया, शेष लाया गया कितना है अमाउंट 900 रुपये का रोकड़ है। तो ये हमने लिख दिया पूरा। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ जाता है उसको मैंने वहाँ वहाँ लिख दिया है सभी चीज़ को। अब हम नीचे आते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो बैलेंस शीट होता है, जो तुलन पत्र होता है, उसका केवल एक ही जगह, किसी भी खाते में केवल एक ही जगह प्रभाव डाला जाता है।
मगर जैसे हम एडजस्टमेंट में जाते हैं, यहाँ पास ये जो समायोजन, जब इसमें जाएंगे तो हमको दो दो जगह प्रभाव डालना होगा। अब देखेंगे जो भी हम पढ़ेंगे उसका दो दो जगह दो दो खातों में प्रभाव डालेंगे। तो पहला देखिएगा, लिखा है वे दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। तो ये क्यों बता रहा है? क्योंकि इसकी सहायता से आप निकालेंगे नया अनुपात और त्याग अनुपात। तो क्या है कि हम यहाँ पर नया अनुपात नहीं भी निकालें तो काम हमारा चल सकता है। कैसे? क्योंकि जब भी आपको केवल, देखिए आप यहाँ पर केवल 1/8 दिया हुआ और ये नहीं बताया कि 1/8 किस किस तरह ये प्राप्त करेगा इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1/8 दिया, इसका मतलब है कि ये 1/8 क्या करेगा, अपने पुराने जो इनका पुराना अनुपात है उसी में प्राप्त करेगा। तो इनका त्याग अनुपात भी यही निकल कर आएगा, 6, 3 और 6, 5 और 3 का इनका त्याग अनुपात निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम इसको मान भी सकते हैं, आप चाहे तो त्याग अनुपात का कैलकुलेशन ना करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा कैसे। पहले निकालेंगे नया अनुपात, ये हमारा वर्किंग नोट है। पहले क्या निकालेंगे? नया अनुपात। अब नया अनुपात कैसे निकालेंगे? व्यापार का यदि पूरा हिस्सा 1 है तो उसमें से 1/8 मिल जाएगा दीपक को। तो कितना बच जाता है? 7/8 बच जाता है बाकी के साझेदारों के लिए। किसके लिए? जो 3 साझेदार है, अरुण, बबलू और चेतन। तो अरुण, बबलू और चेतन, अब जो इनका हिस्सा बच गया 7/8, इनके लिए जो बचा है वो किस रूप में बांटेंगे? तो अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो 7/8 बचा हुआ है इनके लिए और इनका पुराना अनुपात है 6/14। अरुण के लिए 6/14। तो इसको क्या करेगा? 6/14 में, यानी 7/8 का वो 6/14 ले जाएगा। तो 7×6 = 42 और 8 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 8×4 = 32 की 2, 3 8 8 एकम 8, 112 होता है। तो अरुण यानी कि उसका नया अनुपात 42/112। उसी तरह बबलू के लिए नया अनुपात, तो 7/8 इनके लिए बचा हुआ है तीनों के लिए, उसका ये 5/14 लेकर जाएगा। इसका पुराना अनुपात 6, इनका पुराना अनुपात आप देखेंगे 6, 5, 3 का है। ठीक है, तो 5/14 वो ले जाएगा। तो 7×5 = 35 और ये हो गया 112। फिर उसी तरह चेतन के लिए, चेतन 7/8 जो इन तीनों के लिए बचा हुआ था, 7/8, 1/8 तो ले गया, वो नया साधर 7/8 इन तीनों के लिए बचा है, उसका 3/14 ले लेगा। तो 7×3 = 21, 21/112। अब उसी तरह दीपक का भी नया अनुपात निकाल लेते हैं। अभी उसका 1/8 है, 1/8 है, इनके बराबर हम कर देते हैं 112 के बराबर। तो क्या करना होगा? 14 से गुणा करना होगा, ऊपर भी 14 से गुणा कर देते हैं। 8 को 14 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे 14 से गुणा करें तो ऊपर भी 14 से गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 और ये हो गया 112। तो इनका नया अनुपात जो बनकर आता है 42, 35, 21 और 14। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, 7 के पहाड़ा में सब आएगा, 7 दूनी 7 त्रिकी 7×5 = 35 और 7×6 = 42। तो इनका नया अनुपात 6, 5, 3 और ये 2 का इनका नया अनुपात होता है। अब हमने नया अनुपात निकाल लिया, अब हम त्याग अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो त्याग अनुपात की गणना, ठीक है, हम निकालते हैं त्याग अनुपात। कैसे निकालेंगे? त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो किनके लिए निकलेगा? केवल पुराने साझेदारों के लिए, अरुण, बबलू और चेतन के लिए, क्योंकि यही तीनों त्याग कर रहे हैं, अपने में से काट कर नए साझेदार को दे रहे हैं। तो त्याग अनुपात किनके लिए निकाला जाता है? पुराने साझेदारों के लिए निकाला जाता है। तो पहले निकलेगा अरुण के लिए। तो पुराना अनुपात क्या था अरुण का? 6/14। अब नया अनुपात क्या हो गया उसका? 6×5 = 11, 11×3 = 14, 6/16। ठीक है, 6/16। 6/14 पहले मिलता था, अब 6/16 मिलने लगा। तो अब हम इसका लसा निकाल लेते हैं 14 और 16 का। तो आप देखेंगे 2 सत्ते और 2 अठे। ठीक है, फिर यहाँ पास आप देखेंगे यहाँ पास एक अभाज्य संख्या आ गया, तो हम आगे ना भी निकालें तो चलेगा, सीधे सीधे गुणा करते हैं। 2 सत्ते 14, 14 अठे 112, कितना हो जाता है? 112। अब 112 को जब 14 से भाग देंगे, 112 को जब 14 से भाग देंगे तो आएगा 8, भागफल आएगा 8। 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8×6 = 48, बीच में ऋण का निशान। फिर इसे 112 को जब 16 से भाग देंगे तो आएगा 7।
ठीक है। 7 छक 42, 48 में से 42 गया तो बचा 6/112। फिर उसी तरह बबलू के लिए, तो बबलू को पहले मिलता था 5/14, अब मिलता है इसको 5/16। फिर उसी तरह इसका भी आएगा 112। 112 को आप 14 से भाग देंगे 8 आएगा, 8×5 = 40। और 112 को जब 16 से भाग देंगे तो आएगा 7, 7×5 = 35। अब 40 में 35 घटाएंगे तो बचता है 5/12। देखेंगे अब 6 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, इसका 6, 5, 3 का था, इतना ही आएगा। फिर उसी तरह चेतन के लिए, तो चेतन का अनुपात था पहले पुराना अनुपात 3/14, अब मिलता है चेतन को 3/16। तो वैसे ही इसका भी निकालेंगे तो 112। फिर भाग देंगे 112 को 14 से तो भागफल आएगा 8, 8×3 = 24। फिर बीच में ऋण का निशान, अब 112 को 16 से भाग देंगे 7 आएगा, 7×3 = 21। तो 24 में से 21 गया तो बचता है 3/112। तो देखिए त्याग अनुपात कितना आया, 6, 5 और 3। तो ये त्याग अनुपात जो इनका पुराना अनुपात था उसी के बराबर ही आता है। तो जब भी सवाल में आपको केवल दे दे कि 1/8 देखेंगे, जैसे इसमें 1/8 केवल दिया कि 1/8 उसको हिस्सा मिल रहा है, मगर ये नहीं बताया कि 1/8 वो कितना कितना किससे प्राप्त कर रहा है, अणु से कितना प्राप्त कर रहा है, बबलू से कितना प्राप्त कर रहा है, चेतन से कितना प्राप्त कर रहा है। तब क्या करते हैं, हम पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेते हैं, उतना ही आता ही है। ठीक है, तो ये हमारा त्याग अनुपात भी आ गया। तो हमने नया अनुपात भी निकाला और त्याग अनुपात भी निकाला इस पॉइंट को पढ़कर, तो हमने निकाल लिया। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं जो आगे नीचे दिया हुआ है कि दीपक 4,200 रुपये ख्याति और 7,000 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा। तो देखिएगा दो चीजें बोल रहा है, एक तो ख्याति लाएगा और पूंजी लाएगा। तो दो चीजें जब ला रहा है दोनों, तो रोकड़ में लेकर आएगा। जैसे ही रोकड़ में लेकर आएगा तो हमारा रोकड़ बढ़ जाएगा। भाई व्यापार का जो पैसा आएगा, तो व्यापार में पैसा जब आएगा तो उनका रोकड़ बढ़ जाएगा। अब व्यापार क्या कर रही है, क्योंकि रोकड़ खाता अपना बना के रखी हुई है यहाँ पास, तो पैसा आया। ठीक है, तो जैसे ही आप व्यापार के पास पैसा आया पूंजी के रूप में, तो प्रविष्टि क्या करता है, पंजी प्रविष्टि, रोकड़ खाता डेबिट, पैसा आया रोकड़ खाता डेबिट और पूंजी खाता से। और एक ख्याति भी आ रहा है तो ख्याति का प्रतिफल खाता, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ को डेबिट किया। अब हम यहाँ पास रोकड़ खाता बनाए हुए तो रोकड़ के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पास कौन ला रहा है पूंजी, दीपक ला रहा है पूंजी। तो यहाँ पास दीपक पूंजी, दीपक पूंजी खाता से कितना अमाउंट ला रहा है, 7,000 रुपये पूंजी ला रहा है, और नीचे ख्याति भी ला रहा है। ख्याति का प्रतिफल, ख्याति का प्रतिफल खाता कितना ला रहा है, 4,200 रुपये। ठीक है, दीपक पूंजी खाता से पूंजी लेकर आ रहा है। ठीक है, रोकड़ खाते के डेबिट साइड गए और क्रेडिट का जो था वो दोनों लिख दिया, 7,000 और 4,200। तो एक प्रभाव पड़ गया, रोकड़ के रूप में ये दोनों लेकर आए। ठीक है, अब दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि ये जो पैसा लेकर आ रहा है वो पूंजी के रूप में ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी पूंजी है, दीपक की पूंजी, उसको अब बनानी पड़ेगी, क्योंकि नया साझेदार आ रहा है, उसकी पूंजी बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता को 7,000 रुपये दीपक की पूंजी बन जाएगी। ये एक जगह प्रभाव और ये दूसरा जगह प्रभाव हमने दे दिया, दो प्रभाव इसका दिया। अब उसी तरह इसका जो हमने पूंजी वाला जो प्रविष्टि पढ़ा था यहाँ पास, ये पूंजी वाला, इसका दो प्रभाव दे दिया। उसी तरह ख्याति का भी दो प्रभाव देंगे। तो ख्याति का एक जगह आपने प्रभाव दिया कि रोकड़ा लेकर आया, ये तो हो गया, रोकड़ा में जुड़ गया, रोकड़ा आपका बढ़ गया। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि जब नया साझेदार ख्याति लेकर आता है तो पुराने साझेदार क्या करते हैं, उस ख्याति को त्याग अनुपात में, उस ख्याति को त्याग अनुपात में बांट कर अपनी पूंजी में जोड़ लेते हैं। तो ये 4,200 क्या होगी, अब पुराने साझेदारों की जो पूंजी खाता है उसमें जाकर जुड़ जाएगी। 1, 2, 3 ये पुराने साझेदार हैं, इनके पूंजी खाता में जुड़ेगी। और कैसे जुड़ेगी, इनके त्याग अनुपात में जुड़ेगी, जो हमने यहाँ पर त्याग अनुपात निकाला है। तो अब ख्याति का विभाजन का हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर यहाँ इनके पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। तो यहाँ पास कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन नंबर 3, ख्याति का विभाजन। ख्याति का विभाजन जो बंटवारा करते थे, आपने इसका पंजी प्रविष्टि भी देखा जब पंजी प्रविष्टि के हम सवाल देख रहे थे। तो यहाँ किनको किनको मिलेगा, केवल पुराने साझेदारों को ही ख्याति बढ़ती है। जो नया साझेदार ख्याति लेकर आए वो पुराने साझेदारों में बढ़ती है, उनके त्याग अनुपात में। तो ख्याति कितना लेकर आ रहा है, 4,200। किस अनुपात में, इनका त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात जो है उसी अनुपात में बटेगा। तो त्याग अनुपात कितना है, 6/14। आपने त्याग अनुपात निकाला है यहाँ पास 6/14।
ठीक है, इसमें बढ़ जाएगा, अब भाग देंगे, 14 एकम 14, अंश और हर को भाग देंगे, और 14 का पढ़ना 3 बार पढ़ेंगे, 14 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 2 लग गया, ये जो 2 जीरो बचा था। अब 300 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 छक 18, 1800 रुपये होता है। मतलब कि 1800 रुपये से इसकी पूंजी बढ़ जाएगी ख्याति के रूप में, किसकी, अरुण की। फिर उसी तरह बबलू के लिए, तो 4200 का जो नया साझेदार पैसा लेकर आ रहा है, 4200 का 5/14 उसका त्याग अनुपात में बटेगा, तो फिर वैसे ही 300 और 5 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपये बबलू के खाते में, पूंजी खाते में चला जाएगा। उसी तरह चेतन के लिए, पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट रहे हैं, जो ख्याति लेकर आ रहा है, 4200 का इसका अनुपात है 3/14, त्याग अनुपात आपने देखा है यहाँ पर 3/14। इसको भी वैसे ही 300 और 300 को ये अंश और अंश को गुणा करेंगे तो हो जाता है 900 रुपये, इसके पूंजी खाते में चला जाएगा। तो एक प्रभाव हमने क्या किया, रोकड़ खाते को बढ़ाया, अब दूसरा प्रभाव इनके पूंजी खाते को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे ख्याति का प्रतिफल, ख्याति का प्रतिफल कितना कितना अमाउंट हमने निकाला है, 1800, 1500 और 900, ये हो गया। इन तीनों में हमने बढ़ा दिया। नया साझेदार जब ख्याति लेकर आता है तो पुराने साझेदार उसको क्या करते हैं, अपने पूंजी खाते में जोड़ लेते हैं। यहाँ 4200 रुपये लेकर आ रहा है, 4200 इनके पूंजी खाते में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, त्याग अनुपात में बटकर, त्याग अनुपात में जो हम त्याग अनुपात निकाले हैं उस त्याग अनुपात में बटकर इनके पूंजी में जोड़ दिया है। दो इसका प्रभाव पड़ गया। तो हमने यहाँ पर ख्याति का भी प्रभाव देख लिया, 2 जगह प्रभाव डाला। अब आगे नीचे पॉइंट में हम चलते हैं। तो लिखा है फर्नीचर में 12% की दर से कमी आएगी। मतलब फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही है, फर्नीचर संपत्ति है उसके मूल्य में कमी हो रही है, मतलब हानि हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो व्यापार का संपत्तियों और बाह्य दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब संपत्तियों और दायित्वों का जब पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो यदि संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ हो रहा है तो क्या किया जाता है, उसको पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, यदि लाभ हो रहा है पुनर्मूल्यांकन पे तो। और यदि पुनर्मूल्यांकन करने से संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में यदि हानि हो रही है, कोई कमी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता का। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एक संपत्ति है फर्नीचर, उसके मूल्य में कमी हो रही है यानी हानि हो रही है। संपत्ति का मूल्य कितना, फर्नीचर का मूल्य कितना था, 3500। तो इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं फिर एंट्री करेंगे। तो देखिएगा आप इसका कैलकुलेशन। तो फर्नीचर के मूल्य में कमी, फर्नीचर के मूल्य में कमी निकाल रहे हैं हम। तो फर्नीचर कितना था, 3500 का था, कितना प्रतिशत से, 12% से उसके मूल्य में कमी आ गई। ठीक है, तो 35 गुणे 12, 35 गुणे 12, तो 2 पंचे 10 की शून्य, एक हासिल, 2 3 6 1 7, फिर उसके बाद एक 5 और ये 3, मतलब शून्य, 12 की 2, 420 रुपए की कमी आएगी। तो 420 रुपए की हानि हो गई। इस 420 रुपए को हानि के रूप में हम कहाँ दिखाएंगे, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर ये हो गया हमारा 420 रुपए। एक प्रभाव इसका कर दिया। दूसरा प्रभाव, अब जो आप तुलन पत्र बना रहे हैं, जो फर्नीचर आपने 3500 दिखाया है, क्या अब उसका मूल्य 3500 रहेगा। पुनर्मूल्यांकन के बाद क्या होता है कि संपत्तियों का मूल्य वर्तमान मूल्य पर कर दिया जाता है। तो फर्नीचर का मूल्य अब 420 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। तो 420 रुपए हम इसमें क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000। अब इसका मूल्य हो जाता है 3080 रुपए, लिख देंगे इसको। तो इसका भी 2 जगह प्रभाव पड़ा, एक पुनर्मूल्यांकन खाते में 420 रुपए का, केवल हम जो कमी और वृद्धि होती है केवल उसी को लेते हैं, पूरे अमाउंट को नहीं लेते। 3500 इसका पूरा अमाउंट था, मगर जो इसमें कमी हुई 420 रुपए वो ही पुनर्मूल्यांकन खाते में लिया जाएगा और फर्नीचर के मूल्य में वो कम कर दिया जाएगा क्योंकि कमी हो रही है। तो अब फर्नीचर का मूल्य 3080 रुपये। तो 2 जगह इसका हमने प्रभाव डाला, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये फर्नीचर का हो गया 2 जगह प्रभाव। अब आगे चलते हैं, लिखा है स्टॉक में 10% की दर से कमी आएगी। स्टॉक के मूल्य में भी कमी आ रही है। स्टॉक आप देखेंगे कितने का, 14000 का है, तो इस पर 10%, तो 14000 का 10%, 1400 रुपये की कमी हो रही है। इसका हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो स्टॉक के मूल्य में कमी, वर्किंग नोट नंबर 5,
स्टॉक के मूल्य में कमी, स्टॉक के मूल्य में कमी। तो स्टॉक हमारा था 14,000 का, उसमें कितनी कमी आ रही है? 10% की दर से। तो अंश और हर कट गया, अब 1,400 रुपये की हानि हो गई, हानि हो रही है ये। ठीक है, हानि हो रही है तो हानि के रूप में पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे। स्टॉक 1,400 रुपये, कम हो गया मूल्य, स्टॉक का मूल्य 1,400 रुपये कम हो गया, तो लिख देंगे हम इसको। 1,400 रुपये हमने लिख दिया, इसका एक जगह प्रभाव पड़ा। अब दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका दूसरा प्रभाव, हमारा जो स्टॉक था 14,000 से वो कम हो जाए, क्योंकि उसके मूल्य में अब कमी आ गई है। तो 14,000 में से 1,400 रुपये कम कर देंगे, 14,000 में 1,400 रुपये हम कम कर देंगे, तो कितना बचता है? 13,000 में 1,000 गया, हाँ 14,000 में 1,000 गया तो बचा 13,000, 13,000 में 400 और चल गया तो बचता है 12,600 रुपये। अब हमारा स्टॉक का मूल्य 12,600 हो जाएगा। स्टॉक का मूल्य अब हमारा 12,600 रुपये हो जाएगा, हमने लिख दिया। तो ये भी हमारा स्टॉक वाला भी हो गया, दो जगह प्रभाव डाला, एक तो मूल्य में कमी हुई और दूसरा स्टॉक के मूल्य को हमने कम कर दिया। ठीक, तो ये हमारा जो स्टॉक वाला था वो भी हो गया, जो तीसरा पॉइंट था स्टॉक वाला, वो उसका भी दो जगह हमने प्रभाव डाला। अब उसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट लिखा हुआ 5% की दर से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान बनाया जाएगा। मतलब कि जो हमारे देनदार हैं, देनदार आप देखेंगे 12,600 आपके चिट्ठे में दिखा रहा है, ये देनदार 12,600 से है। अब क्या हुआ, इस पर 5% लोग हमको पैसा नहीं देंगे। 5% लोग क्या करेंगे? पैसा नहीं देंगे। उन पर शंका है कि ये लोग पैसा नहीं देंगे। तो अब हम जान रहे हैं कि हमारा पैसा डूबने वाला, तो क्या करेंगे हम? पहले उसके लिए प्रावधान बनाए। हानि है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पैसा डूबने वाला है। 12,600 पर 5%, 10% कितना होता है? 10% आपका आएगा 1,260 रुपये। 1,260 रुपये का जब आधा करेंगे, 5% आप निकालेंगे, तो 630 रुपये हमारा डूबेगा। हानि हुई 630 रुपये की। तो इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसकी प्रविष्टि हम करेंगे। तो छठवां कैलकुलेशन आप देखिएगा, वर्किंग नोट। ठीक है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान हम निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे देनदार कितने के हैं? देनदार आपके 12,600 के हैं। उस पर कितना प्रतिशत से पैसा डूबेगा? 5% से पैसा डूबेगा। तो ये अंश और हर कट गया, 126 को 5 से गुणा करेंगे, ये अंश और अंश है, तो 6 पंचे 30 की शून्य, 5 छक 30 की शून्य, 5 छक 30 की शून्य, 3 हासिल, 5 दूनी 10, 3 13, 1 हासिल, 5 एकम 5 और ये 630 रुपये हमारा होता है। 630 रुपये की हानि, इसको भी पुनर्मूल्यांकन जो हमने खाता बनाया, क्योंकि हानि है। ठीक है, लाभ होता है इधर लिखते हैं, हानि है यहाँ पर लिख देंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 630 रुपये, ये हमारा हो गया एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव, हमारा देनदार जो 12,600 से था, अब क्या हुआ? कम हो जाएगा, 630 रुपये इसमें कम किया जाएगा, क्योंकि संदिग्ध ऋण हो गया, इतना पैसा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12,600 में 630 रुपये घटा देंगे, 600 में 600 घटा तो 12,000 हो गया, 30 और घटा देते हैं तो हो जाता है 11,970 रुपये। 11,970 रुपये, 12,600 में आप 630 रुपये घटाइएगा, 11,970 रुपये आएगा। उसी को हम लिख देंगे यहाँ पास। तो इसका भी दो जगह प्रभाव डाला, एक तो पुनर्मूल्यांकन हानि के रूप में हमने लिखा, और दूसरा देनदार में से घटा दिया, क्योंकि अब 630 रुपये नहीं प्राप्त होगा, तो हमारे देनदार का मूल्य अब कम हो जाएगा, 11,970 रुपये हो जाएगा। तो दो जगह इस पॉइंट का भी हमने प्रभाव डाल दिया। अब आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है फर्म के, ठीक है, ये गलत हो गया, ये है अगला पॉइंट लिखा है भूमि और भवन में, भूमि और भवन में 31,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। यहाँ पर तक छूट गया है, 31,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। मतलब कि अब भवन का मूल्य 31,000 हो जाएगा। जो 27,000 दिखा रहा है उससे अब बढ़कर 31,000 हो जाएगा। मतलब कि 7,000 की वृद्धि हो जा रही है। अब इसका मूल्य 31,000 हो गया, तो 24,000 में जब 7,000 जोड़ देंगे तो 31,000 हो जाता है। ठीक है, तो 7,000 की वृद्धि हो रही है। ये 7,000 की वृद्धि मतलब कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, हमारा संपत्ति का मूल्य बढ़ जा रहा है, 7,000 लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे
भूमि व भवन भूमि व भवन के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि होगा। कितना का, जितना का वृद्धि हो केवल उतना ही लिखेंगे, 7,000 की वृद्धि। ठीक है, जितना कम वृद्धि या कमी जितनी होती है हम केवल उसको लिखते हैं। तो एक प्रभाव इसका यहाँ पड़ गया लाभ के रूप में। और दूसरा जो हमारा भवन, भूमि और भवन 24,000 से दिखा रहा था, उसको क्या करना होगा, अब 7,000 से बढ़ाना होगा, तो बढ़ा देंगे, तब इसका मूल्य 31,000 हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया दो जगह इसका भी प्रभाव। तो हमारा पांचवा पॉइंट जो था उसका भी हमने दो जगह प्रभाव किया। अब अगला छठवां पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है समस्त समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को जो पुराने अनुपात में लाभों का विभाजन करेंगे, दीपक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाएगा। मतलब कि दीपक जितना पूंजी लगा रहा है उसके अनुसार इनकी पूंजी निर्धारित की जाएगी। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे पूंजी का निर्धारण, मतलब कि नया पूंजी कितना कितना होगा इनका। ठीक है, तो देखिएगा इसका आप समायोजन, क्योंकि ये जो सवाल है वो पूंजी का समायोजन से है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पूंजी का निर्धारण करते हैं, मतलब कि उनकी पूंजी को लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार बनाते हैं। तो आपका वर्किंग नोट नंबर 7, पूंजी का निर्धारण। पूंजी का निर्धारण, ठीक है। तो पूंजी का निर्धारण करने के लिए क्या करना होगा, पहले पूरे फर्म का पूंजी हमको निकालना होगा। यानी कि अब जब दीपक नया साझेदार आ जाता है तो अब नया पूंजी कितना, पूरे फर्म का नया पूंजी कितना होगा, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, दीपक के पूंजी को आधार मानकर निकाला जाएगा। तो आप देखेंगे कि दीपक जो है वो कितना पूंजी लेकर आ रहा है अपने हिस्से 1/8 के लिए 7,000 रुपये लेकर आ रहा है। तो 1/8 हिस्से के लिए मतलब कि लाभ का अगर 8 हिस्सा कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस एक हिस्से के लिए वो लेकर आता है कितना, 7,000 रुपये। तो यदि पूरा हिस्सा बताना हो तो कितना करेगा, सबका सात 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 सात, क्योंकि सभी बराबर हैं। तो 7,000 कितना बार, 8 बार जब आएगा, क्योंकि 8 हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक हिस्सा के लिए 8 में से एक हिस्सा के लिए वो 7,000 लाया, अगर पूरे का निकालना हो तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा 7,000 को, तो आएगा 56,000 रुपये। मतलब कि पूरे फर्म का इसकी पूंजी के अनुसार 56,000 रुपये होना चाहिए, पूरे फर्म की पूंजी। तो हम अब इसके पूंजी के अनुसार पूरे फर्म का पूंजी निकाल रहे हैं। तो क्या 1/8 है ये, तो जस्ट पूरा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, उल्टा करना होगा, 8/1, 8 से इसको गुणा करना होगा, तो निकल कर आता है 56,000 रुपये। मतलब दीपक के पूंजी के आधार पर पूरे व्यापार की पूंजी कितनी होगी, 56,000 रुपये की। अब इसी 56,000 को हम फर्म की पूंजी मानते हुए इनका पूंजी बनाएंगे। तो पहले अरुण के लिए तो 56,000 का ये पूरे फर्म की पूंजी हमने निकाल दी दीपक के आधार पर। अब इनका नया अनुपात के अनुसार बनेगा, तो इनका नया अनुपात क्या था, 6 5 3 2, ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार इसकी पूंजी करेंगे। तो 56,000 का 6/16, 6/16, ठीक है, 56,000 का 6/16 जो है वो अरुण का पूंजी होगा। ठीक ना, तो आप जब इसको करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आता है 21,000 रुपये। आप काट के देखिएगा 21,000 रुपये आएगा। तो दीपक अरुण का पूंजी जो है वो 21,000 रुपये होगा। दीपक का पूंजी 7,000, अरुण की पूंजी 21,000 रुपये। उसी तरह जब आप देखेंगे बबलू का अब नया पूंजी दीपक की पूंजी के अनुसार, तो 56,000 इसकी पूंजी के अनुसार हमने पूरे फर्म की पूंजी निकाली 56,000, उसका बबलू का कितना हिस्सा होगा इसमें, 15/16 उसका पूंजी होना चाहिए। तो जब आप 15/16 निकालेंगे 56,000 का, तो निकल कर आता है 17,500। मतलब इसकी पूंजी जो है अब 17,500 होगी। फिर उसी तरह चेतन के लिए निकालते हैं। तो चेतन 56,000 का उसका अनुपात है 3/16, तो इसका निकल कर आएगा 10,500 रुपये। आप काट के देखेंगे इतना इतना आएगा। ठीक, तो इनका अब हम पूंजी निकाल लिए, 21,000, 17,500, 10,500 और इसका 7,000। यही इनकी अंतिम पूंजी है। इनके लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी बट गई है। ठीक ना, इसी अंतिम पूंजी को जो हम यहाँ पर जो इनका पूंजी खाता बना रहे हैं उसको अंतिम पूंजी के रूप में यहीं पास लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। हमने इन जो सवाल बोल रहा था कि इनकी पूंजी जो है वो कैसी हो जाएगी, दीपक द्वारा जो व्यवसाय में लगाई गई पूंजी उसके आधार पर समायोजित की जाएगी, हमने समायोजित कर दिया है। अब इसको अंतिम पूंजी के रूप में हम लिख देते हैं इनके पूंजी खाते में। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम,
इनका अंतिम पूंजी है, ठीक है, अंतिम पूंजी है तो इधर का जोड़ कर फिर उसके बाद इधर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं अंतिम दिनांक पर शेष, इनकी पूंजी बता रहा है, शेष ले जाया गया मतलब इनकी अंतिम पूंजी। तो आपने निकाला है यहाँ पर 21,000 रुपये, ठीक है, 21,000 रुपये, इसका 17,500, इसका 10,500। तो यहाँ पर लिख देते हैं 21,000, यहाँ पर 17,500 और इसका है 10,500। तो हमने यहाँ पर पूंजी, इनकी अंतिम पूंजी बता दी। इनका पूंजी जो है इनके लाभ विभाजन अनुपात में हो गया है। अब आगे देखते हैं सवाल। आगे हमारा सवाल जो है वो पूरा हो चुका है। अब आगे जो बोलता है कि वास्तविक धनराशि लेकर आना या आहरण करना, अगर जैसा भी स्थिति हो वैसे ये लोग पैसा लाएंगे और ले जाएंगे। तो हमने पूरा जो होता है सवाल का पूरा कर दिया है, जहां जहां जो जो चीज लिखना चाहिए था वो लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये पुनर्मूल्यांकन खाता है इसको क्लोज करेंगे। इस पर जो भी लाभ व हानि होगा वो पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। पूंजी खाते में हस्तांतरित होने के पश्चात पूरे पूंजी को जोड़ेंगे, पूरे पूंजी को जोड़ेंगे, देखेंगे कि इस इतना यानी इनकी अंतिम पूंजी इतनी हो रही है कि नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रही है तो पैसा इनको दे दिया जाएगा और कम हो रही है तो इनसे पैसा मंगाया जाएगा। तो पहले इसको बंद करते हैं। पूरा सवाल हमने हल कर दिया है, एक एक जगह प्रभाव डाला और जो समायोजन था उसको दो जगह प्रभाव डाल दिया। अब इसको बंद करेंगे, पहले पुनर्मूल्यांकन को बंद करेंगे, दोनों तरफ का योग करेंगे। तो इधर का योग हमारा है 7,000 रुपये, इधर का योग हमारा है 7,000 रुपये और इधर का योग हमारा आता है 420, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1820, 1820, ठीक है, 1820, 18 में 6 जोड़े तो 24, 2450 रुपये होता है। इधर का जोड़ 7,000 और इधर का जोड़ 2450 रुपये, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे 14 और 4 1800, ठीक है, 1800, उसमें 600 और जोड़ दिए, 600 और जोड़ दिए तो 18 6 24 और 20 और 30 को जोड़े तो 50, तो 2450 और इधर 7,000। तो 7,000 में जब आप 2450, 7,000 में जब आप 2450 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचता है हम देखते हैं। तो इधर का जोड़ हमारा पुनर्मूल्यांकन का क्रेडिट का 7,000 और इधर का आया था 2450, तो घटाते हैं तो 0 5, यहाँ पास 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया तो 4, 4,550 रुपये होता है। ये 4,550 रुपये क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन लाभ है, क्योंकि लाभ ज़्यादा है, लाभ ज़्यादा है इसलिए पुनर्मूल्यांकन लाभ है, ये लाभ हो गया, ठीक है। अब ये लाभ को क्या करेंगे, पुराने साझेदार जो ये 4,550 रुपये पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ आया इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार बांटेंगे अपने पुराने अनुपात में। तो पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि जो होता है उसको पुराने साझेदार बांटते हैं अपने पुराने अनुपात में, तो हम इसको बांट देते हैं। पुनर्मूल्यांकन लाभ, इसकी भी गणना, पुनर्मूल्यांकन लाभ का विभाजन, तो किसके किसके लिए, अरुण के लिए 4,550 का अनुपात जो पुराने अनुपात में, ठीक है, तो पुराना अनुपात है 6/14, पुराना अनुपात क्या है 6/14। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 1,950 रुपये। आप काट के देखिएगा, मैं अभी पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। आप काट के देखिएगा, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। इसको काटेंगे आप, ठीक है, यहाँ पास 2 तिहाई और 2 सते, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। फिर आप इसको 7 से काटेंगे जब, तो यहाँ पास आएगा 7 छक 42, 7 छक 42, 3 और 5 35, फिर 7 5 35 और ये 0, 650 हो जाता है। 650 को जब आप 3 से गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 5 15 की 5, एक हारसिल, 3 छक 18 और 1 19, ठीक है। फिर उसी तरह बबलू के लिए, तो उसी तरह 4 जो पुनर्मूल्यांकन लाभ है उसको पुराने साझेदार में बटेगा, बबलू भी पुराना साझेदार है और इसका अनुपात है, पुराना अनुपात में बटेगा 5/14, पुराना अनुपात 6 5 3 का है 5/14। जब आप इसको काटेंगे तो 630 को ठीक है, जब आप पूरा काटेंगे तो इसका निकल कर आएगा 1,625। आप काट के देखिएगा 1,625 रुपये आएगा। फिर उसी तरह हम चलते हैं चेतन में। चेतन भी 4,550 का, उसका पुराना अनुपात 3/14 है। जब आप इसका काटेंगे तो इसका आता है 975 रुपये। तो ये हमने पुनर्मूल्यांकन लाभ था बांट दिया, ये इनके पूंजी खाते में चला जाएगा। तो आप देखेंगे 1950, 1625 और
975 हमने निकाला है यहाँ पास। अब हम इसको लिख देते हैं। तो ये हमारा था पुनर्मूल्यांकन। यहाँ से हमने जब इसको घटाया 7,000 में से जब इसको घटाया इधर का, तो 4,550 रुपये इधर का ज़्यादा आ रहा है, मतलब डेबिट क्रेडिट से इसका ज़्यादा है। लाभ है, लाभ क्या हो जाएगा, पूंजी में बढ़कर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाएगा। तो यहाँ पास बांटते हैं, यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता, क्योंकि इधर का जोड़ हमारा कम है, 4,550 रुपये कम है। तो अरुण के लिए हमने निकाला है कैलकुलेशन करके 1,950 रुपये, यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद बबलू के लिए कैलकुलेशन हमने करके निकाला है, यहाँ पास ये बबलू के लिए कैलकुलेशन हमने करके निकाला है, ये नीचे हमने कैलकुलेशन करके निकाला है 1,625 रुपये, यहाँ लिख देंगे 1,625। और उसी तरह हमने निकाला है चेतन के लिए 975 रुपये, 975 इसका भी लिख दिया जाएगा। आप टोटल करेंगे इसको तो 4,550 होता है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ बंद हो जाता है, दोनों तरफ का योग हमारा 7,000 और ये भी 7,000। अब क्या करेंगे, ये जो लाभ जो हुआ था वो क्या किया जाएगा, इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं इन लाभ को। ये लाभ जो पुनर्मूल्यांकन लाभ होता है वो पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांटकर अपने पूंजी में जोड़ लेते हैं। लाभ है इसलिए तो जोड़ेंगे, और हानि होगा तो घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन लाभ कितना कितना 1,950, 1,625 और 975 पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लिए। तो यहाँ पर हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बंद किया, उसको हस्तांतरित कर दिया पूंजी खाते में जो लाभ था। अब इसको बंद किया जाएगा। फिर इस पर जो अंतिम पूंजी, यहाँ तो अंतिम पूंजी वैसे निकल गई है, ये अंतिम पूंजी निकल गई है, केवल क्या किया जाएगा, यहाँ पर जोड़ के देखेंगे कि इनकी पूंजी ज़्यादा है कि कम है, मतलब जितनी पूंजी इनकी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो इधर का जोड़ते हैं 19,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 20,000, 20,800, 20,800, 1,000 और जोड़ देंगे। ठीक है, 20,800 में 1,000 और जोड़ देंगे तो 21,800, 21,800 और 950 रुपये और जोड़ देंगे 21,800 में, तो हो जाएगा 22,750। कितना आता है इधर का जोड़, 22,750। और इधर देखेंगे आप तो 21,000 है, मतलब इसकी इधर पूंजी बनती है, इधर से पूंजी क्रेडिट, हमेशा पूंजी जो होती है वो क्रेडिट होकर बनती है, मतलब कि इसकी पूंजी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का योग इसका 22,750 है। और होना कितना चाहिए था, 21,000 होना चाहिए था इसकी अंतिम पूंजी, मतलब कि इसके पास पूंजी के रूप में ज़्यादा पैसा है। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 1,750 रुपये ज़्यादा है। 22,700 में 50 में से जब आप 21,000 घटा देंगे तो 1,750 रुपये ज़्यादा है। तो 1,750 रुपये क्या किया जाएगा, इसको दे दिया जाएगा वापस, रोकड़ के रूप में इसको दे दिया जाएगा। तो वापस करते हैं, ठीक ना, क्योंकि बोला हुआ सवाल में कि अगर कोई अतिरिक्त इनका पैसा बचता है तो वो इनको वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ से रोकड़ से पेमेंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे रोकड़ पेमेंट कर रहे हैं, रोकड़ खाता से। ठीक है, तो कितना 1,750, और उनका ज़्यादा पैसा है, पूंजी ज़्यादा है, तो इसको वापस कर दिया जा रहा है। अब देखेंगे आपने यहाँ पास पेमेंट किया तो आप क्या है कि रोकड़ खाता बना रहे हैं, तो यहाँ पास पेमेंट भी आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे अरुण पूंजी खाता को पेमेंट करके दिखाएंगे, 1,750 रुपये दे दिया अरुण को। ठीक, तो ये अरुण का हो गया पूरा। फिर उसके बाद चलते हैं बबलू में। तो 16,000, 16 एक 17,000, 17 एक 18,000, 500 और 600, 1,100 और हो गया, 1,125, 18,000 हमने इसको जोड़ा था और 1,125 और हो गया, तो कितना हो गया 19,125। कितना होता है 19,125। ठीक है, 19,125 होता है इसका। तो इधर का देखते हैं, क्या इधर भी 19,125 है, नहीं, इधर की पूंजी इसकी ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, मतलब कि इनके पास ज़्यादा पूंजी है इसका भी। तो कितना ज़्यादा पूंजी है आप देखेंगे 19,000, कितना है 19,125, और इधर की पूंजी इसकी कितनी होनी चाहिए, इसके पूंजी अनुपात में 17,500 ही होना चाहिए। कितना पूंजी ज़्यादा है, तो यहाँ पास 11 में से 5 गया तो 6, और 8 में से मतलब 1,625 रुपये ज़्यादा है इसकी पूंजी। 1,650 रुपये इसको वापस कर दिया जाएगा। 1,650 रुपये क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो हम वापस करते हैं रोकड़ के रूप में, यहाँ पास 1,625 वापस कर दिया, तो रोकड़ में भी दिखा देंगे। यहाँ पास बबलू को वापस कर रहे हैं, बबलू का पेमेंट पूंजी खाता से होगा, पूंजी बबलू पूंजी खाता
आपको 1625 रुपये इसको दे दिया गया। इसकी पूंजी ज़्यादा थी, 1625 रुपये दे दिया गया। ठीक है, यहाँ से पूंजी खाता से हमने दिखाया यहाँ पर कि रोकड़ इनका पेमेंट कर दिया जा रहा है और रोकड़ को भी कम कर दिया गया। तो यहाँ पर योग आया था हमारा 19,125। इधर का भी योग उतना ही है, 22,750 इसका ये, और ये 19,125। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं चेतन में। तो आप देखेंगे इसका जब योग करेंगे तो 900, 900, 1875 और 8,000 तो हो गया 9,000। ठीक है, 1875। ठीक है, कितना आया ये 1875, तो 9,875 इधर का योग आता है। ठीक है, इधर का योग कितना आता है इसका 9,825 रुपये। इधर का योग देखते हैं 10,500, मतलब कि इसकी पूंजी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मतलब पूंजी के अनुपात में इसका 10,500 होना चाहिए था, मगर इसके पास पूंजी कम है। इसके पास पूंजी केवल 9,825 रुपये ही है, जबकि इसकी पूंजी 10,500 रुपये होना चाहिए था। मतलब इसको पैसा लेकर आना पड़ेगा, ये लेकर आएगा क्योंकि पूंजी कम पड़ रही है इसकी। इसकी पूंजी ज़्यादा नहीं है, इसकी पूंजी कम पड़ रही है। ठीक ना, तो ये पैसा लेकर आएगा। अब कितना पैसा लेकर आएगा वो हमको देखना होगा। तो इसमें से हम जो इधर का योग है वो घटाएंगे, तो 5। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से, ठीक है यहाँ पास 9 में से थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पास 75 होगा। ठीक है, अब जब जोड़ेंगे तो 1875, 8,000 में जब 1875 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9,875, 25 लिखा गया था। ठीक है, तो इधर का योग हमारा 9,875 और इधर का योग हमारा 10,500, मतलब कि इसकी पूंजी कम है। कितना कम है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पास 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 9 गया 0, मतलब कि 625 रुपये कम पड़ रहा है इसकी पूंजी का। तो 625 रुपये इससे मंगाया जाएगा। तो यहाँ पर रोकड़, रोकड़ में लेकर आएगा ये। ठीक है, पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। जब भी पैसा लगाएंगे तो क्रेडिट करके उसको बनाया जाएगा। तो ये पैसा लगा रहा है 625 रुपये, तो हम क्रेडिट साइड इसका बता देंगे 625 रुपये लेकर आएगा। ठीक, तो यहाँ पास अब आप जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 10,500 और इधर का योग भी हो गया 10,500। फिर उसी तरह दीपक का आप देखेंगे इधर का 7,000। ठीक ना, और इसकी अंतिम पूंजी 7,000 ही होगी। ठीक है, इसकी अंतिम पूंजी कितना होगा हमने निकाला यहाँ पर, ये इसका 7,000 अंतिम पूंजी इसका कितना है 7,000 रुपये, वही 7,000 इसका अंतिम पूंजी होगा, जो इधर भी 7,000 इधर भी 7,000। तो ये तो नया 7,000 था, वैसे भी पैसा लेकर आया है ये। तो ये हमारा पूरा क्लोज हो जाता है, पूंजी खाता भी हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो अंतिम पूंजी है इसको उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे, चिट्ठे में ले जाएंगे। तो अब हम आते हैं चिट्ठे में। अब इसको क्लोज करना है, पूरा हमने क्लोज कर दिया है। अब चिट्ठे में लिखेंगे पूंजी। तो पहला किसके लिए, पहला हमारा अरुण के लिए। अरुण का पूंजी आपने निकाला है कितना 21,000 रुपये। अंतिम पूंजी यहाँ पर आप देख रहे हैं 21,000 रुपये। फिर उसी तरह बबलू का निकल कर आया है 17,500 रुपये अंतिम पूंजी इनके लाभ विभाजन अनुपात में। फिर उसी तरह चेतन का आप देखेंगे निकल कर आया 10,500। और अंतिम साझेदार जो है दीपक, उसका पूंजी यहाँ पर कितना है 7,000 रुपये है। आप जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ आता है हमारा 56,000 रुपये, क्योंकि इसी के आधार पर बटा है ये 56,000, इसी के आधार पर बटा हुआ है ये। तो अब हमने पूरा पूंजी पूरा लिख दिया। अब इसका क्लोजिंग करने का समय है। पूरा चीज़ जो जो जहाँ जहाँ लिखना था हमने पूरा लिख दिया। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो जो देखते हैं कि अमाउंट कौन कौन सा अंदर लिखा है, हमने किसको बाहर नहीं किया। ठीक है, तो आप देखेंगे लेनदार का कोई समायोजन नहीं था, हमने इसके अमाउंट को बाहर नहीं किया। अब हम कर देते हैं 9,000 रुपये। फिर से देवी पत्र को भी हमने अंदर ही लिखा था, बाहर नहीं किया, इसको भी बाहर कर देते हैं। तो इसको हमने बाहर कर दिया है। भूमि भवन बाहर है, ठीक ना, फर्नीचर बाहर है, स्टॉक भी बाहर है और देनदार भी बाहर है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक ना, ये सभी चीज़ें बाहर। अब इसको बंद करेंगे। तो बंद करने से पहले हमको एक चीज़ करना होगा, आपको ध्यान रखना है उस बात को, क्योंकि आप एक रोकड़ खाता भी बनाए हुए हैं। पहले इसको क्लोज करना होगा और जो रोकड़ बचेगा वो रोकड़ उठकर संपत्ति के रूप में आएगा। तो पहले इसको क्लोज करेंगे। जो रोकड़ हमारा, अगर हमारे हाथ में पैसा रहता है तो वो संपत्ति के रूप में चिट्ठे में आएगा। तो देखते हैं, इधर पैसा आता है, इधर से पैसा जाता है। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट है और ये हमारा पेमेंट है। तो जोड़ते हैं तो 7 4 11
7 4 11 और 200 और 900 1100। 7 4 11 और 1100, 900 200 1100। ठीक है, तो 11 में 1100 और जोड़ देते हैं तो 12,100 रुपये होता है इधर का जोड़। कितना ये हो गया हमारा 12,000। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, ये जो हमने इसका दो जगह प्रभाव नहीं डाल पाया, क्योंकि इसका तो मैंने डाल दिया प्रभाव यहाँ पर, इन दोनों में पेमेंट करके दिखा दिया, मगर थोड़ा सा इसका मिस्टेक से मैंने इसका प्रभाव नहीं डाल पाया। ये जो पैसा लेकर आ रहा है, ये पैसा लेकर जो 625 रुपये आ रहा है उसको हमको रोकड़ में दिखाना होगा, तो इसका डबल इफेक्ट डालने से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसको आपको प्रभाव डालना होगा, क्योंकि आपने देखा जब ये पैसा निकाल कर ले जा रहे तो हमने वापस रोकड़ से पैसा जाते हुए दिखाया था। ये पैसा जो लेकर आ रहा है उसको हमको रोकड़ से क्या करना होगा, पैसा लाते हुए दिखाना होगा। तो कौन लेकर आ रहा है, तो चेतन लेके आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेतन। पैसा आएगा, जब भी पैसा आता है डेबिट किया जाता है। ठीक है, रिसिप्ट है, चेतन पूंजी खाता से 625 रुपये लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रोकड़ खाता अब हो गया है। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो हमारा हो गया ये 11,200, 11,200 उसमें 900 और जोड़ दिए तो हो गया 12,100, 12,100, 625 रुपये और जोड़ देते हैं तो 12,725 रुपये हो जाता है। अब इधर का जोड़ योग करते हैं, क्योंकि इधर का हमको देखने से पता चल रहा है कि इधर का योग कम है, इधर का योग ज़्यादा, मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसा है। तो इधर का योग आया है हमारा 12,725 और इधर का योग हमारा आता है, अब जोड़ेंगे इसको तो 1,750 और 1,625, तो 5 7 13 की 3, 5 7 13 की 3, यहाँ पास 2 1 3,375 रुपये होता है। अब 12,775 में इधर का योग हमारा ज़्यादा है, इसमें 3,375 हम घटा देते हैं, 3,375 घटा देते हैं तो यहाँ पर शून्य, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पास 12 में से 3 गया 9, तो 9,350 रुपये हमारा रोकड़ शेष है, मतलब इतना हमारे हाथ में पैसा है। डेबिट शेष है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे शेष ले जाया गया 9,350 रुपये, ये हमारा क्लोज हो जाता है। अब ये जो ये अंतिम रोकड़ जो है डेबिट शेष का, ये हमारे हाथ में पैसा, इसको हमको संपत्ति के रूप में चिट्ठे में दिखाना होगा। तो यहाँ पर चिट्ठे में इसको लिख देते हैं हम रोकड़। ठीक है, जब भी आप रोकड़ खाता बनाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि रोकड़ को भी मेरे को क्लोज करना है, तो रोकड़ को मैंने क्लोज किया। अंतिम रोकड़ 9,350 रुपये हाथ में है, कैश इन हैंड। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम इसको योग करेंगे, पूरा हम क्या करेंगे, अब इसको योग करेंगे और दोनों तरफ हमारा आपस में बराबर आएगा। आपस में जब बराबर आएगा तभी हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर सवाल हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। सवाल यदि सही आएगा तभी हमने क्या किया है, सही बनाया है, नहीं तो अगर हमारा योग सही नहीं आ रहा है, मिलान नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है। तो आइए हम अब योग करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ का हम योग करेंगे, तो पहले हम इधर का योग देखते हैं। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 31,000 रुपये, 31,000 लिखते हैं। उसमें कितना जोड़ना है, 3,080 रुपये जोड़ देते हैं, तो 0,8,0,3,1,4 और ये हो गया 3, 34,080। फिर उसके बाद 12,000 ये लिखा हुआ है, ये दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ते हैं 12,600, तो 0,8,6,4,2,6 और ये 46,680 रुपये। फिर 11,970 लिखा हुआ है, इसको भी योग करते हैं। 0, 15 की 5 एक हारसिल, यहाँ 15 1 16 की 6 एक हारसिल, 6 1 7 और ये हो गया 5। फिर उसके बाद 9,350 रुपये, 0 0 6 3 9 10 की 0 एक हारसिल, यहाँ पास हो गया 16 1 17 और ये हो गया 6 3 9, कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक हो गया। 0 8 0 3 1 4, यहाँ पर 34,000, 34,000। उसके बाद 0 8 6 4 2 6 ये हो गया 0, 15 की 5 एक हारसिल, यहाँ पास हो गया 15 1 16, 6 1
6 1 7 1 8 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पास भी। ये 58,000 होगा, ठीक है, 58,650। फिर उसमें 9,350 रुपये जोड़ेंगे तो शून्य, 10 की शून्य एक हासिल, 6 3 9, 10 की शून्य एक हासिल, यहाँ पास हो गया 17 और एक 18, 18 हो गया। और यहाँ पास 5 1 6, तो 68,000 हमारा इधर का योग आता है, तो 68,000 इधर लिख देंगे। अब देखते हैं इधर भी हमारा 68, हमारा जो दायित्व पक्ष है वो 68,000 आता है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पास लिखा है 9,000, 9 और 3 12,000 रुपये। उसमें क्या करेंगे, 56 ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो शून्य शून्य शून्य, 6 2 8 और 5 1, तो 68,000 इधर का भी योग हमारा आता है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का योग है, दोनों तरफ का योग 68,000 68,000। तो मैंने आपको ये पूरा हल करके बताया, आप देखेंगे कि सभी तरफ का हमारा पूरा मिलान हो रहा है, मतलब कि हमने सवाल सही बनाया है। तो मैंने आपको पूरा आपको बनाकर बताया, आपको सवाल रोकड़ खाता बनाने बोला था, रोकड़ खाता खींचा, पुनर्मूल्यांकन खाता खींचा, तुलन पत्र खींचा, जहाँ जहाँ जाना था उसका सिंगल इफेक्ट डाला, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट जो था उसका डबल इफेक्ट हमने डाला। और ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट भी इसका बनाया हुआ है। और ये जो आपका पूंजी खाता है उसको मैंने रफ में भी बनाकर आपको, यानी कि वर्किंग नोट के रूप में बनाकर भी बताया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 32 था वो मैंने आपको हल करके बताया, एक ही जगह पर आपका पूरा सवाल भी और कैलकुलेशन भी मैंने करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 33 था उसका सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।